नमस्कार साथियों, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं आपका सक्सेस विद अनूप में। साथियों, हमने पिछला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा नया टॉपिक है जैव मंडल। जैव मंडल बेसिकली फ्रेंड्स देखा जाए तो यह टॉपिक साइंस से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि यह टॉपिक हमारे एसएसटी में शामिल किया हुआ है, ज्योग्राफी वाले पार्ट में शामिल किया है, तो हम इस टॉपिक को केवल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। और अगर इस टॉपिक के हम विस्तार की बात करें तो यह अकेला टॉपिक कम से कम 10 से 12 क्लासों में पूरा होगा, लेकिन चूंकि हमारा कठिनाई स्तर 10वीं तक का रहने वाला है, सिलेबस हमें 8वीं तक का कवर करना है, तो उस आधार पर हम जैव मंडल को उसी नज़रिए से पढ़ेंगे और उतना ही इसको विस्तार देंगे। तो जैव मंडल के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सामान्य परिचय की। तो सामान्य परिचय में बात करेंगे जैव मंडल की परिभाषा की। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जहां जीवन की संभावना हो, या जैव मंडल की सामान्य परिभाषा क्या हुई? जहां जीवन पाया जाता है। जहां जीवन पाया जाता है। जहां जीवन पाया जाता है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझें कि जीवन के लिए कौन कौन सी चीजें मूलभूत आवश्यकता है। तो जीवन के लिए 3 चीजों की मूलभूत आवश्यकता होती है हमें। वो 3 चीजें क्या क्या हैं? एक तो है हवा। 3 चीजों में पहली चीज आती है फ्रेंड्स हवा, दूसरी चीज है पानी और तीसरी चीज है भूमि। तो हवा को हम एसएसटी की भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं वायुमंडल, जलमंडल और भूमि के लिए स्थल मंडल। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इन तीनों की उचित मात्रा अगर हम मिला दें तो एक जैव मंडल का निर्माण हो जाता है। अगर हम वायुमंडल को इस प्रकार से दर्शाएं, ये आपका वायुमंडल हो गया और ये हम स्थल मंडल ले लें और ये नीचे जलमंडल ले लें। वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल। तो इन तीनों मंडलों का जो संक्रमण क्षेत्र है, यह जो एरिया है, इस एरिया को जिस नाम से जाना जाता है वह है फ्रेंड्स जैव मंडल। क्योंकि जीवन के लिए तीनों ही चीजें आवश्यक हैं, वायु, स्थल और जल, और ये तीनों चीजें इस जगह पर मिलती हैं। अब हम इस जैव मंडल की और ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से गहराई देखें तो समुद्र में जो जीवन पाया जाता है, समुद्र में जीवन पाया जाता है 10.4 किलोमीटर तक की गहराई तक। और वहीं वायुमंडल में, यानी कि ऊपर की ओर जहां हमारे पक्षी वगैरह उड़ते हैं, तो ऊपर जो जीवन पाया जाता है वह पाया जाता है 10 किलोमीटर तक। ये बिल्कुल फ्रेंड्स एग्जैक्ट फिगर है जो आपकी आरवीएससी और एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। समुद्र में 10.4 किलोमीटर की गहराई तक, वहीं वायुमंडल में 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जीवन पाया जाता है। समुद्र हो गया, वायुमंडल हो गया। अगर हम पृथ्वी की सतह पर बात करें, स्थल मंडल पर, तो पृथ्वी की सतह में लगभग 8.2 किलोमीटर गहराई तक जीवन पाया जाता है। तो ये हमारे समुद्र में 10.4 किलोमीटर, वायुमंडल में 10 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह में 8.2 किलोमीटर तक जो जीवन पाया जा रहा है, इसका थोड़ा सा एक अपवाद भी मिलता है। उसको आप देख लें। जैसे एक शैवाल एक जीव है, शैवाल को आप अलगाई के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शैवाल है, यह अंटार्कटिका में पाया जाता है। शैवाल कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में, जो कि बहुत ही ठंडा प्रदेश है, वहां पाया जाता है। फ्रेंड्स, एक जीव है थर्मोफिलिक। ये जो थर्मोफिलिक जीव है, समुद्र में जो ज्वालामुखी के रंध्र होते हैं उनमें मिलता है, ज्वालामुखी रंध्र में। और आप साथियों जानते ही हो, ज्वालामुखी का जो तापमान है वह कितना अधिक होता है। 300 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान में यह थर्मोफिलिक जीव पाया जाता है। अब बात आती है जैव मंडल के घटक की। जैव मंडल के घटक, अभी हमने थोड़ी देर पहले बातें जो की थी वो तो थी जैव मंडल में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं।
तो जैव मंडल में 3 चीज शामिल थी, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। इन तीनों का ही जो संक्रमण क्षेत्र था वह जैव मंडल कहलाता है। अब हम बात करते हैं जैव मंडल के जो प्रमुख घटक हैं वो क्या हैं। तो साथियों जैव मंडल के 3 घटक हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। जैव मंडल के कितने घटक हैं? 3। इसका पहला घटक होता है ऊर्जा, दूसरा घटक होता है अजैविक घटक, अजैविक घटक, और तीसरा घटक होता है जैविक घटक। तीनों ही घटकों को हम बारी बारी से समझेंगे। ऊर्जा क्या है, अजैविक घटक क्या है और जैविक घटक क्या है। तो सबसे पहले साथियों हम ऊर्जा को देखते हैं। ऊर्जा क्या है? तो जैव मंडल का पहला घटक है साथियों ऊर्जा। ऊर्जा आप जैसा कि जानते हो, ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है हमारी पृथ्वी पर, ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य। सूर्य से हमारी पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अगर पृथ्वी पर सूर्य का ताप नहीं मिलेगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ऊर्जा स्पेशली करती क्या है? प्रत्येक जैविक जीवन के उत्पादन और पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ऊर्जा में बेसिकली आपको यही ध्यान रखनी है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। ऊर्जा से प्रत्येक जैविक जीवन उत्पादन और पुनरुत्पादन करता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अजैविक घटक की। अजैविक घटक क्या है जैव मंडल का? तो वे सभी अजैविक तत्व जो सभी जीवित जीवाणुओं के लिए आवश्यक हैं। अजैविक घटक क्या है? वे सभी अजीव घटक, अजैविक तत्व कहने चाहिए निर्जीव तत्व, जो जीवित जीवाणुओं के लिए, जो जीवित जीवाणुओं के लिए आवश्यक हैं। तो जीवित जीवाणुओं के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो स्थल, जल और वायु, ये तीनों ही चीजें किस श्रेणी में आएंगी? अजैविक घटक की श्रेणी में आती हैं। और तीसरा जैव मंडल का घटक है जैविक घटक। तो साथियों यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना आती है। आपको एक क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से अजैविक घटक है। प्रश्न कैसे बनेगा उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं। निम्न में से अजैविक घटक है, इसके कुछ ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस में जैसे मान लीजिए जीव जंतु, फफूंदी, वायु, और सूक्ष्म जीवाणु। तो इस प्रकार का जब हमें ऑप्शन लगेगा तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमें वायु को देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो जैविक घटक होगा, वायु तो सजीव होगी क्योंकि हमें जीवन देती है। ऐसा नहीं है, जीवन तो देती है लेकिन वायु को जैव मंडल के अजैविक घटक की श्रेणी में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वायु। इसलिए वायु के लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखना, वायु को कहीं आप जैविक घटक ना बता देना। तो जैविक घटक की श्रेणी में कौन कौन आएंगे? पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणु, ये सभी जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। तो पौधों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रिकॉल करा दूं। ये जो पौधे हैं ये जैविक घटक का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अगर हम पौधों को हटा दें, तो पौधों को अगर हम हटा देंगे तो पूरा का पूरा हमारा पारिस्थितिक तंत्र ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये जो पौधे हैं ये प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। प्राथमिक उत्पादक से मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे बोलते हैं स्वपोषी। अपना पोषण स्वयं करने वाला स्वपोषी कहलाता है। तो पौधे महत्वपूर्ण घटक हो गए हमारे जैविक घटक के, जो कि प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण, और स्वयं कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण यह स्वपोषी भी कहलाते हैं। और जो पौधे हैं, पौधों को
जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो इनका भोजन करता है, उसको इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पौधे सभी जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी हो जाता है, भोजन और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा हमारा जैविक घटक हमने बताया था जीव जंतु। ये जो जीव जंतु है ये मुख्य उपभोक्ता हैं। आपके पौधे तो हो गए प्राथमिक उत्पादक, स्वयं अपना उत्पाद बनाने वाले। जो जीव जंतु हैं ये हो गए मुख्य उपभोक्ता, उपभोग यानी कि उपभोग करने वाले, प्रमुख उपभोक्ता हो गए। और मुख्य उपभोक्ता होने के कारण ये जैविक घटकों में पशु विषम तंत्र कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए निम्न में से विषम तंत्र है, ऑप्शंस में दे दिया जाए पशु, पौधे, जीवाणु, पृथ्वी, तो हमारा आंसर होगा पशु। पशु एक विषम तंत्र की श्रेणी में आता है। तीसरी चीज है फ्रेंड्स सूक्ष्म जीवाणु। ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं इनको भी जैविक घटकों की श्रेणी में रखा गया है। तो सूक्ष्म जीवाणु के अंतर्गत कौन कौन आ गया है? तो जीवाणु नाम, इसमें नाम भी छुपा हुआ है। दूसरा फफूंदी। ये जो जीवाणु और फफूंदी हैं इनको हम अपघटक भी कहते हैं। अपघटक क्या होता है इस बिंदु को भी समझ लीजिए। अपघटक वे जीव जंतु होते हैं जो मृत पदार्थों को, मृत जीवों को अपघटित कर देते हैं, खा जाते हैं। तो अपघटक क्या हो गया? मृत जीवों को समाप्त करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वही अपघटक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जैव मंडल के तीनों घटक क्लियर हो गए होंगे। पहला घटक है ऊर्जा, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य। दूसरा घटक है अजैविक घटक, अजैविक घटक के अंदर स्थल, जल और वायु तीनों ही घटक आते हैं। तीसरा प्रमुख घटक है जैविक घटक, जिसके अंतर्गत हमने देखा पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणु। पौधों के बारे में मैंने आपको बताया ये प्राथमिक उत्पादक हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना रहे थे इसलिए स्वपोषी भी कहलाते हैं। और जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। दूसरा हमने बताया जीव जंतु ये मुख्य उपभोक्ता है, और पशु जब मुख्य उपभोक्ता है इसलिए विषम तंत्र की श्रेणी में आता है। और तीसरा जो जैविक घटक हमने बताया वो था सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणुओं को हम अपघटक की श्रेणी में रखते हैं। तो जैव मंडल में ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स एक शब्दावली आती है जैव मंडल के अंदर ही, पारिस्थितिकी तथा पारितंत्र। पारिस्थितिकी तथा पारितंत्र। तो पहले हम पारिस्थितिकी को देखेंगे, पारिस्थितिकी को देखने के बाद पारितंत्र की बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी क्या है? तो जीव और उनके पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है उसी का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या सामान्य परिभाषा हो गई? जीव व उनके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया। हालांकि आपको एग्जाम में पारिस्थितिकी की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन चूंकि हमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा टॉपिक है, उसकी बेसिक नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो पारिस्थितिकी की सामान्य परिभाषा क्या हुई? जीव और उनके पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। और जो पारिस्थितिकी है इसी का संक्षिप्त रूप, पारिस्थितिकी को ही संक्षिप्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? पारितंत्र के नाम से जाना जाता है। पारितंत्र क्या है? पारिस्थितिकी का ही संक्षिप्त रूप क्या है? पारितंत्र है। इस पारितंत्र शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया था 1935 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए थे एजी टॉसले। एजी टॉसले, यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्ट बनता है, इसलिए उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे 1935 ईस्वी में हुए थे एजी टॉसले। एजी टॉसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द पारितंत्र का प्रयोग किया था। तो अब पारितंत्र की हम अलग से परिभाषा अगर हमें डिफाइन करनी हो तो पारितंत्र के लिए हम क्या अपनी परिभाषा देंगे? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, पारितंत्र क्या हो जाएगा? सभी जीवधारी, पौधे, जानवर, अणुजीवी शामिल हैं।
अणुजीवी शामिल है। यानी कि पारितंत्र क्या हुआ, जिसमें क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, पौधे, जानवर, अणुजीवी जो भी वहाँ पर मिलता है वो सब इसमें शामिल होते हैं। और ये अजैविक पर्यावरण के साथ, ये अजैविक पर्यावरण के साथ एक क्रिया करके जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ साथी आपको? पारितंत्र की परिभाषा क्या हुई? यह एक ऐसी प्राकृतिक इकाई है जिसमें क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, पौधे, जानवर, अणुजीवी शामिल हैं और ये अजैविक पर्यावरण के साथ क्रिया करके जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने जैव मंडल के घटक देखे थे, ऐसे ही पारितंत्र के भी 3 घटक होते हैं। पारितंत्र के 3 घटक होते हैं। जैव मंडल के कितने घटक थे? 3 घटक, ऊर्जा, अजैविक घटक और जैविक घटक। उसी प्रकार पारितंत्र के भी 3 घटक होते हैं। पहला घटक होता है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, क्योंकि हमने बताया था बिना ऊर्जा के तो जीवन संभव ही नहीं है, इसलिए पारितंत्र में अगर ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा तो पारितंत्र चल ही नहीं पाएगा। जैविक अजैविक पर्यावरण के साथ जैविक इकाई का निर्माण हो ही नहीं पाएगा बिना ऊर्जा के। दूसरा जो इसका प्रमुख घटक है वो है खाद्य चक्र। खाद्य चक्र कह दो या फिर आप खाद्य जाल भी यहां पर कह सकते हैं। और तीसरा इसका घटक है जैव भू रसायन चक्र। तो इन तीनों घटकों को ही हम बारी बारी से देखेंगे। पहला घटक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, दूसरा घटक है खाद्य चक्र या जाल और तीसरा घटक है भू रसायन चक्र। तो आइए सबसे पहले हम पहला घटक देखते हैं पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो पहला हमारा घटक है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो इसे ध्यान से समझें, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। देखिए, हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। सूर्य से जो ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर आती है, इस ऊर्जा को हमारा धरातल ग्रहण करता है। धरातल कह दीजिए, भूमि कह दीजिए। इस भूमि पर ही पेड़ पौधे उगते हैं। हम बात कर रहे हैं पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की, तो हमने देखा सूर्य से ऊर्जा आई हमारे धरातल पर, भूमि पर, वहाँ पेड़ पौधे उगे। जल यहाँ भूमि में पहले से होता ही है, पेड़ पौधे उगे। पेड़ पौधों का जो ये तो है प्राथमिक उत्पादक, इनको प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। तो उपभोक्ता 3 प्रकार के आगे आ जाएगा। एक तो होते हैं शाकाहारी, जो केवल पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। एक होते हैं केवल मांसाहारी और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। तो पेड़ पौधों से इनका प्रयोग करके इनकी ऊर्जा कहाँ पहुँचती है? शाकाहारियों में, मांसाहारियों में और सर्वाहारियों में। जब ये तीनों प्रकार के जीव समाप्त होते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु होती है, शाकाहारी की, मांसाहारी की और सर्वाहारी की, तो इनका जो मृत शरीर होता है, मृत शरीर का भोजन कौन करते हैं? अपघटक। अपघटक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सूक्ष्म जीवाणु, फफूंदी वगैरह ये अपघटक की श्रेणी में आते हैं। तो अपघटक जब इन मृत शरीरों को समाप्त कर देते हैं तो यहां से क्या निकलती है? ऊर्जा। और वह ऊर्जा पुनः मृदा में मिल जाती है। तो फिर से देखें, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे हुआ? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हुई धरातल को, धरातल की ऊर्जा का प्रयोग किया पेड़ पौधों ने, पेड़ पौधों ने उस ऊर्जा से अपना स्वयं तो ऊर्जा प्राप्त की, इनका भक्षण करके शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीवों में ऊर्जा पहुंची। जब ये इनकी मृत्यु हुई तो इनके मृत शरीर का भोजन किया अपघटकों ने, और अपघटक ने उस भोजन को पुनः मिट्टी में बदल दिया और वह ऊर्जा पुनः कहाँ मिल गई? मृदा में मिल गई, हमारे धरातल में मिल गई। तो यहाँ पे क्या क्या बिंदु स्पष्ट हुए हमारे सामने? तो पहला बिंदु स्पष्ट हुआ, अपघटकों द्वारा
अपघटकों द्वारा ऊर्जा पोषण के रूप में कहां तक पहुंची? मृदा तक पहुंची। पहला बिंदु क्लियर हो, अपघटकों द्वारा ऊर्जा मृदा तक पहुंच गई। दूसरा बिंदु क्या हुआ, जो ऊर्जा है, ऊर्जा ये एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाती है। क्योंकि आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ना तो ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है, ना ही पैदा किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। तो क्लियर हुआ, ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाती है और एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का जाना ही पोषण स्तर कहलाता है। ये पोषण स्तर हम बात कर रहे हैं पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की। तो ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाना ही पोषण स्तर कहलाता है। अगर आपको मान लीजिए कभी पारितंत्र का वर्गीकरण करना पड़े, तो पारितंत्र का वर्गीकरण जो है वो है आवास के आधार पर किया जाता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, पारितंत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, पारितंत्र के वर्गीकरण का क्या आधार है, तो हमारा आंसर रहेगा पारितंत्र के वर्गीकरण का आधार है आवास। तो पहला आपको घटक क्लियर हुआ पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का। ऊर्जा सूर्य से धरातल को प्राप्त हुई, धरातल से पेड़ पौधों में पहुंची, यहाँ से शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी जो उपभोक्ता हैं इनको प्राप्त हुई। इनके मृत शरीर का अपघटन हुआ। अपघटक कौन कौन है? विषाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, आपके फफूंदी है। और इनके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वह पुनः कहाँ मिल जाती है? मृदा में मिल जाती है। दूसरा हमारा अपघटक था जैव भू रसायन चक्र। जैव भू रसायन चक्र, इसको भी स्पष्ट करें। जैव भू रसायन चक्र क्या है? जो अजैविक पदार्थ हैं, अजैविक पदार्थों का संचलन और परिचालन, अगर आपको मान लीजिए जैव भू रसायन चक्र की परिभाषा देनी पड़े तो इसकी क्या सामान्य परिभाषा हुई? अजैविक पदार्थों का संचलन और परिसंचलन ही जैव भू रसायन चक्र है। तो जो जैव भू रसायन चक्र है इसके दो आधार हैं। जैव भू रसायन चक्र के कितने आधार हैं? दो आधार हैं। पहला तो आधार है सभी तत्वों का सामूहिक चक्रण, सभी तत्वों का सामूहिक चक्रण। और दूसरा आधार है व्यक्तिगत चक्रण। व्यक्तिगत चक्रण से तात्पर्य क्या है? जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि। तो आपको पहले स्पष्ट करूं, हमने जैव भू रसायन चक्र के बारे में क्या कहा था? अजैविक पदार्थों का संचलन और परिचालन। तो अजैविक पदार्थों का या तो आप एक साथ सामूहिक चक्रण हो जाएगा या फिर उनका व्यक्तिगत चक्रण होगा। तो व्यक्तिगत चक्रण कैसे होता है ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले जैसे चक्रण के लिए उदाहरण लें जल चक्र का। तो जल चक्र क्या है? जो जल चक्र है, सबसे पहले इसमें हमें ध्यान रखना है किसी भी चक्रण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जल चक्र सौर ऊर्जा से चलता है। जल चक्र के चक्रण के लिए क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यक है? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा में देखें, सौर ऊर्जा से लिए हो गया, लीजिए सबसे पहले तुम सूर्य के ले लिया। सूर्य से ताप आएगा और उस ताप से जो महासागर हैं, यहां से आई ऊर्जा या ताप। इस ऊर्जा ताप से महासागरों का पानी का क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण हो जाएगा। और बाष्पीकरण होके यह पानी ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद किसका निर्माण होगा? बादलों का निर्माण हो जाएगा। बादलों के निर्माण के बाद क्या हो जाएगी? वर्षा होगी। वर्षा होने के बाद जो पानी ऊपर गया था पुनः पानी धरातल पर आ जाएगा। और धरातल पे ऐसा तो नहीं धरातल पे रह जाए, धरातल से पानी नदियों में जाता है और नदियों से बहता हुआ पानी पुनः महासागरों तक पहुंच जाता है। तो पुनः पानी
महासागर में जाएगा। तो देखिए ये एक चक्र बन गया या नहीं बन गया। सूर्य से ताप से महासागरों का पानी बाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाके बादल बनते हैं, बादलों के बनने से बारिश होती है, बारिश से पानी पुनः धरातल पर आता है और वह पानी बहता हुआ एक बार फिर महासागरों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये एक जल चक्र बना और जल चक्र के लिए क्या आवश्यक थी, सौर ऊर्जा आवश्यक थी। उसी प्रकार से एक जैसे ऑक्सीजन चक्र का हम उदाहरण ले लें। ऑक्सीजन चक्र भी क्या है, हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस है। तो जिस प्रकार से वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस है, उसी प्रकार से वायुमंडल में एक गैस और है, वो कौन सी, ऑक्सीजन है, O2। इस O2 को जीव श्वसन द्वारा जीव क्या लेते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं और अंदर ग्रहण करके क्या छोड़ देते हैं, O2 को तो ग्रहण किया और CO2 को छोड़ दिया। जीवों के द्वारा CO2 को छोड़ देते हैं। CO2 को पुनः कौन ग्रहण करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं और पौधे सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और CO2 के द्वारा पौधे इस CO2 के द्वारा भोजन बनाते हैं और पुनः O2 का उत्पादन करते हैं और O2 उत्पादित होकर कहाँ पहुंच जाती है, वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन चक्र आपको क्लियर हुआ। वायुमंडल में बहुत सारी गैस है, उनमें से ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन को सजीव लोग श्वसन के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसके बाद CO2 छोड़ते हैं, CO2 को पौधे ग्रहण कर लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और किसका उत्पादन करते हैं, O2 का उत्पादन करते हैं और O2 उत्पादित होकर पुनः कहाँ पहुँच जाती है, वायुमंडल में पहुँच जाती है। तो आपने ऊर्जा प्रवाह देखा, जल चक्र देखा, ऑक्सीजन चक्र देखा। इसी प्रकार से कार्बन चक्र भी है। कार्बन चक्र को भी स्पष्ट कर देता हूं। कार्बन चक्र क्या है, जो कार्बन का प्रमुख भंडार है वह जल में पाया जाता है। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे जल में कैसे पाया जाता है। आपने देखे होंगे जितनी भी कोयले की खदानें हैं वो सभी कहाँ पाई जाती हैं, जलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोयले की खानों में खुदाई करते तो पानी आ जाता है, पानी से वो खदानें बंद हो जाती हैं काफ़ी समय तक। तो जल में वायुमंडल से 50 गुना ज़्यादा कार्बन है, वायुमंडल से 50 गुना ज़्यादा। और ये समुद्र तल में किस रूप में पाया जाता है कार्बन, तो समुद्र तल में बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। समुद्र तल में यह कार्बन किस रूप में पाया जाता है, बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो अब आप मुझे बताइए जैव भूरसायन चक्र क्लियर हुआ है नहीं हुआ, फिर क्लियर कर दूं। जैव भूरसायन चक्र में हमें क्या ध्यान रखना है, अजैविक पदार्थों का संचलन और परिचालन। तो अजैविक पदार्थों का एक पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा, तो या तो वो सर्कल सामूहिक चक्रण में होगा या फिर व्यक्तिगत चक्रण में होगा। व्यक्तिगत चक्रण में हमने जल चक्र को समझाया, ऑक्सीजन चक्र को आपको समझाया और कार्बन चक्र को भी समझा दिया है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं पारितंत्र का जो तीसरा प्रमुख घटक है, खाद्य जाल या फिर खाद्य चक्र, खाद्य श्रृंखला, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। आपको अगर यहाँ पारितंत्र में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं वह खाद्य श्रृंखला में से ही होगा, खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य चक्र। तो पारितंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है, इसको भी आप समझ लीजिए। जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव मिलते हैं, 2 प्रकार के जीव मिलते हैं। 2 प्रकार के जीव, एक तो जीव मिलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी हमने क्या बताया था, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। और स्वयं कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे। और दूसरा प्रकार है हमारी पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं, परपोषी। परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो दूसरों पर निर्भर कौन कौन रहते हैं, इसकी 3 श्रेणी है। भोजन के लिए किस पर निर्भर है, दूसरों पर निर्भर है। कितनी श्रेणी है इनमें, 3 श्रेणी है। कौन कौन सी, पहली श्रेणी है शाकाहारी,
जो पूर्ण रूपेण वनस्पति पर निर्भर होते हैं। दूसरी श्रेणी है मांसाहारी, जो केवल मांस का ही भक्षण करते हैं। और तीसरी श्रेणी है सर्वाहारी। सर्वाहारी में ये मांस का भी भक्षण करते हैं और साग सब्जियों का, वनस्पति का भी भक्षण करते हैं। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है, इसका भी एक पहले हम चक्र देखें, चक्र कैसे बनता है। वही सबसे पहले सूर्य, भाई बिना सूर्य के तो कोई चक्र बन ही नहीं सकता। जब तक सूर्य से ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी कोई भी चक्र नहीं बनेगा। तो सूर्य से सबसे पहले क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा को कौन ग्रहण करेगा? मृदा ग्रहण करेगी। हमारे धरातल में ही क्या है? जल है। और इस मृदा के उपजाऊपन से क्या पैदा होंगे? यहाँ पेड़ पौधे पैदा हो जाएंगे। पेड़ पौधे जो कि स्वयंपोषी की श्रेणी में आते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की ऊर्जा से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। इनका भक्षण कौन करते हैं? शाकाहारी। शाकाहारियों को कौन खा जाते हैं? मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को कौन खा जाते हैं? सर्वाहारी। इधर यहाँ सर्वाहारी भी मरते हैं और पेड़ पौधे भी तो मरते हैं भाई, सूख जाते हैं, इनकी पत्तियां गिर जाती हैं टूट करके, तो वो भी क्या है? पेड़ पौधों का मरना। तो पौधे और सर्वाहारी या शाकाहारी मांसाहारी इन सबको कौन खा जाते हैं? अपघटक। क्लियर हुआ? तो अपघटक पौधों का, मृत सर्वाहारियों का, इनका क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं। और अपघटन से क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वह ऊर्जा पुनः कहाँ चली जाएगी? पुनः मृदा में चली जाती है। तो आपको खाद्य चक्र समझ में आया? मृदा से ही हम प्रारंभ हुए और पुनः सारी चीजें कहाँ चली गई? मृदा में ही चली जाती हैं। और जब ये ऊर्जा पुनः मृदा में चली जाएगी तो फिर से क्या उगेंगे? फिर से पौधे उगने में सहायक होगी। तो ये जो सरल खाद्य श्रृंखला बनती है, सरल खाद्य श्रृंखला में क्या है? सबसे पहले स्तर पर होते हैं पेड़ पौधे जो कि स्वयंपोषी हैं। इनका जो भक्षण करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं खरगोश जो कि शाकाहारी है। इनका भक्षण कौन करते हैं? मांसाहारी। और इनका भक्षण कौन करते हैं? सर्वाहारी। जैसे हम आदमी को सर्वाहारी की श्रेणी में रख सकते हैं। शेर को मांसाहारी की श्रेणी में रखते हैं। खरगोश, इसको हम शाकाहारी की श्रेणी में रखते हैं। तो अगर हम इसका एक चित्र बनाएं तो इसका चित्र एक पिरामिड जैसा बनता है। कैसा चित्र बन गया? पिरामिड जैसा। यानी कि निचले स्तर पर संख्या ज्यादा होती है और ऊपर की ओर जाने पर संख्या घटती हुई जाती है। तो अब इस चित्र के माध्यम से ही हमें खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर को समझना है। समझे अब इसे। सौर ऊर्जा से सभी पौधों ने अपना भोजन बनाया। तो जब पौधों ने जो भोजन बनाया तो जो ऊर्जा संग्रहित हुई पौधों के पास, यह पोषण स्तर के रूप में जानी जाती है। पौधों की जो ऊर्जा है वह किस रूप में जानी गई? पोषण स्तर के रूप में जानी गई। ये जो ऊर्जा है, यह ऊर्जा शाकाहारी जीवों के लिए आवश्यक है। इन्होंने जो ऊर्जा उत्पन्न की उसका उपयोग किसने किया? इन शाकाहारी जीवों ने किया। जो शाकाहारी जीव है यहाँ ये अपनी 100% ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। पेड़ पौधों की 100% ऊर्जा का उपयोग किसने कर लिया? शाकाहारियों ने कर लिया। अब जब शाकाहारी पशु इन पौधों को खाएंगे तो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का हस्तांतरण कहाँ हो जाएगा? पोषण स्तर 1 में। यानी कि इनका जो पोषण स्तर है वो क्या हो गया? 1 हो गया। अब इनको कौन खा जाएंगे? मांसाहारी खा जाएंगे। तो मांसाहारी के पास 100 में से कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10 ऊर्जा पहुंचती है। केवल अगले स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण होता है। अब मांसाहारियों को भी कौन खा जाते हैं? सर्वाहारी। तो यहाँ जो ऊर्जा पहुंचती है वो 1 ऊर्जा पहुंचती है, क्योंकि 10 का 10% कितना हुआ? 1 हुआ।
तो जो सर्वाहारी हैं, ये सर्वाहारी खाद्य श्रृंखला में कहाँ आते हैं? सबसे ऊपर आते हैं। और जो सर्वाहारी हैं, ये जो ऊर्जा है वह तीनों ही स्तरों से प्राप्त करते हैं। तीनों स्तरों से कैसे प्राप्त किया? पेड़ पौधों की ऊर्जा शाकाहारी के पास गई थी, शाकाहारी की ऊर्जा मांसाहारी के पास, और मांसाहारी की ऊर्जा सर्वाहारी के पास। इस प्रकार से सर्वाहारी को कितने स्तरों की ऊर्जा प्राप्त हुई? सर्वाहारी के लिए 3 स्तरों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अब ये जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें हम देखते हैं जैसे ही हम उच्च स्तर की ओर जाते हैं, तो उच्च स्तर की तरफ जाने पर जीवों की संख्या कम होती जाती है। तो ये मैं लिख देता हूं, उच्च स्तर पर जाने पर जीवों की संख्या कम होती जाती है। क्लियर हुआ? जैसे ही हम उच्च स्तर की तरफ जाएंगे तो जीवों की संख्या कम होती जाएगी। तो इसलिए जो बन जाता है, ये खाद्य पिरामिड बन गया। ये जो बना, ये क्या बन गया? खाद्य पिरामिड बन गया। और चूंकि जीवों की संख्या ऊपर की ओर जैसे हम जा रहे थे तो कम होती जा रही थी, इसलिए इस पिरामिड को हम संख्याओं का पिरामिड भी कह देते हैं। संख्याओं का पिरामिड। यहां आपको नोट के रूप में एक प्रमुख चीज ध्यान रखनी है, जो जीवों की संख्या है, जीवों की संख्या अपने से निचले स्तर पर भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जीवों की संख्या भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। भाई मान लीजिए पेड़ पौधों को खत्म कर दें, पेड़ पौधे अगर हमारे इस वायुमंडल में रही ना, तो जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शाकाहारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। अगर हम पेड़ पौधों की संख्या कम कर देंगे तो शाकाहारियों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, और जब शाकाहारियों की संख्या कम हो जाएगी तो मांसाहारी भी कम हो जाएंगे। तो जो जीवों की संख्या है वो कहाँ निर्भर कर रही है? अपने जो निचला स्तर है वहाँ पर भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स बताइए, आपको जो हमने भी देखा पारितंत्र, तो पारितंत्र के आपको तीनों घटक क्लियर हुए या नहीं हुए? पारितंत्र के 3 घटक आपने देख लिए। सबसे पहला घटक आपने क्या देखा था पारितंत्र में? पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, तो ऊर्जा प्रवाह आपको क्लियर है। दूसरा घटक देखा जैव भूरसायन चक्र, जो कि अजैविक पदार्थों का संचलन और परिचालन है। और तीसरा घटक देखा खाद्य श्रृंखला या खाद्य चक्र। तो इस प्रकार से पारितंत्र के तीनों घटक क्लियर हुए। अब बात आती है पारितंत्र के प्रकार की, कि पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र के प्रकार में हम देखें तो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपको पारितंत्र का वर्गीकरण करना है तो पारितंत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाएगा? आवास के आधार पर। तो पारितंत्र का वर्गीकरण हम किस आधार पर करेंगे? आवास के आधार पर करते हैं। और आवास के आधार पर हम पारितंत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। 2 भागों में। पहला तो भाग हो जाएगा स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, और दूसरा भाग हो जाएगा जलीय पारितंत्र। भाई अब तीसरी चीज आ रही होगी आपके दिमाग में, सर वायुमंडलीय या वायु पारितंत्र भी कह दो। तो आप मुझे बताएं, क्या वायु में कोई जीव रह सकता है क्या? उसको अपना जीवन यापन करने के लिए या तो स्थल पर आना होगा या फिर जल में जाना होगा। तो जो पारितंत्र है वो दो भागों में बांट दिया हमने, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। आइए पहले हम स्थलीय पारितंत्र को क्लियर कर लें। स्थलीय पारितंत्र, तो स्थल से आपको पता ही है हमारी पृथ्वी का केवल 29% भाग ही क्या है? स्थल है। भाई हमारे जो पूरी पृथ्वी को अगर हम 100% हम कहें तो इसका केवल 29% भाग ही क्या है? स्थल की श्रेणी में आता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स आपको? तो जो स्थल की श्रेणी में केवल 29% भाग आया, लेकिन यहां इस 29% भाग पर भी जलीय परितंत्र से ज्यादा जीव रहते हैं। तो ज्यादा जीव जंतु कहां मिलते हैं हमें?
स्थलीय पारेतंत्र में मिलते हैं। ये जो स्थलीय पारेतंत्र के जीव हैं, यह जलीय पारेतंत्र के जीव की तुलना में ज़्यादा सहिष्णुता लिए हुए होते हैं, सहिष्णु होते हैं। सहिष्णु तो मतलब सहनशील। इसको भी स्पष्ट करें। भाई हमारे स्थल पर जो जीव जंतु हैं, अब जैसे मान लीजिए गधा ले लिया, घोड़ा ले लिया, हाथी ले लिया, ये किसी को जब तक परेशान नहीं करते जब तक कोई इनको आगे से परेशान नहीं करे, यानी कि ये इनके सहन करने की क्षमता होती है। वहीं आप मुझे बताएं, अगर हम पानी में मान लीजिए गलती से डूबने लग जाए, वहाँ कोई मछली आ जाए तो मछली जो व्हेल मछली में खाई जाएगी। पानी का कोई सांप है वो हमें काट ही लेगा। क्यों? क्योंकि उनमें सहिष्णुता नहीं होती है, वो सीधा अटैक करना जानते हैं। तो स्थलीय पारितंत्र के जीव जलीय पारितंत्र की तुलना में ज़्यादा सहिष्णु होते हैं। स्थलीय पारितंत्र को हम 3 उपभागों में बांट सकते हैं। 3 उपविभागों में बांट सकते हैं। वो 3 उपविभाग कौन कौन से हुए? एक तो हो गया उच्च भूमि, उच्च भूमि कह दीजिए या फिर आप क्या कह दीजिए, पर्वतीय पारितंत्र। दूसरा हो जाएगा निम्न भूमि, निम्न भूमि हो गया या फिर स्थलीय कह दो आप इसको। और तीसरा हो जाएगा मरुस्थलीय पारितंत्र। तो यहाँ आप इनके नाम को देख के बता सकते हैं, उच्च भूमि है उस पर कम जीव रहते होंगे और निम्न भूमि पर सर्वाधिक जीव जंतु रहते हैं। क्लियर हुआ? और बिल्कुल जब सबसे कम की बात की जाएगी तो मरुस्थल में सबसे कम पाए जाएंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जो हमारा निम्न भूमि पारितंत्र है, स्थलीय पारितंत्र के अंदर निम्न भूमि पारितंत्र में सर्वाधिक जीवन पाया जाता है। और अगर स्थलीय पारितंत्र में सबसे कम जीवन की बात करी जाएगी तो मरुस्थलीय पारितंत्र में सबसे कम जीवन पाया जाता है। और पारितंत्र का दूसरा ही प्रकार है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र, तो जलीय पारितंत्र में 29% भाग जब स्थल है तो जलीय पारितंत्र के लिए कितना प्रतिशत भाग रह गया? 71% भाग। 71% भाग किसके रूप में रह गया? जल के रूप में रह गया। तो जलीय, जिस प्रकार से हमने स्थलीय परितंत्र के 3 उपविभाग किए थे, उसी प्रकार जलीय परितंत्र के भी 3 उपविभाग होते हैं। वो 3 उपविभाग क्या हैं? एक तो हो गया जलीय, दूसरा हो गया ज्वार नदीय मुख, और तीसरा हो जाएगा समुद्री। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जीव इस जलीय परितंत्र के कौन से उपविभाग में रहते हैं, तो जो ज्वार नदीय मुख है इसमें सर्वाधिक जीव जंतु मिलते हैं। तो जो ज्वार नदी परितंत्र है यह जलीय परितंत्र में सबसे अधिक उत्पादक है। तो इस प्रकार से परितंत्र के ये हमें प्रकार भी स्पष्ट हो गए होंगे। तो जैव मंडल में साथियों हमें इतना ही पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप इससे ज़्यादा डीप जाएंगे तो पढ़ने को, तो जैसे मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था, अगर आप इसको 15 दिन भी पढ़ेंगे तो 15 दिन भी कम पड़ जाएगा, 15 क्लासें भी इसके लिए कम पड़ जाएंगी। लेकिन चूंकि हमें अपने केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखना है, तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इसका केवल इतना ही पार्ट होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कर दूं। जैव मंडल का सामान्य रूप में जो परिचय है, जहाँ जीवन पाया जाता है उसको जैव मंडल कहते हैं। जीवन कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के संक्रमण क्षेत्र में जीवन पाया जाता है, और उस संक्रमण क्षेत्र को ही हम जैव मंडल कहते हैं। समुद्र में 10.4 किलोमीटर की गहराई तक, तो वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक, वहीं पृथ्वी की सतह के अंदर 8.2 किलोमीटर की गहराई तक जीवन की संभावना रहती है। जो शैवाल है वह अंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं, और जो थर्मोफिलिक जीव है वो ज्वालामुखी रंध्र में 300 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी रह लेता है। उसके बाद हमने जैव मंडल के घटक की बात की, तो जैव मंडल के हमने 3 घटक बताए: ऊर्जा, अजैविक घटक और जैविक घटक। ऊर्जा के लिए मैंने आपको बताया था, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारी पृथ्वी पर सूर्य है, और जो भी जीव हैं वो ऊर्जा का उपयोग उत्पादन और पुनरुत्पादन में करते हैं। अजैविक घटक देखा तो अजैविक घटक क्या था? जो जीवित जीवाणुओं के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो जरूरी चीज़ें क्या थी? स्थल, जल, वायु, ये तीनों ही अजैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। आपको ध्यान रखना था, ये जो वायु है ये अजैविक घटक की श्रेणी में आता है, जैविक घटक की श्रेणी में नहीं।
ये आप नोट डाल के ध्यान रखेंगे इसको विशेष रूप से। मुझे पता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कहीं ना कहीं आप गलत करने की संभावना रहेगी, तो नोट डाल के इसको कहीं लिख लेना। वायु अजैविक घटक की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं धूल मिट्टी है, तो धूल मिट्टी भी किसकी श्रेणी में आ गई? स्थल। और धूल मिट्टी भी को या मृदा को हम क्या कह देंगे? अजैविक घटक ही कह देंगे। अब बात करते हैं जैविक घटक, तो जैविक घटक में पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवाणु। तो पौधे के लिए मैंने बताया था ये जो पृथ्वी के जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण है, प्राथमिक उत्पादक है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए स्वयंपोषी भी कहलाता है और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी है। जीव जंतु के लिए हमने बताया ये मुख्य उपभोक्ता हैं और विषम तंत्र कहलाते हैं। और सूक्ष्म जीवाणु के अंदर जीवाणु, फफूंदी भी आते हैं जिनको हम अपघटक कहते हैं। फिर हमने बात की थी पारिस्थितिकी और पारितंत्र की। तो जीव और पर्यावरण के मध्य जो पारस्परिक क्रिया का अध्ययन क्षेत्र है वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। और पारिस्थितिकी के संक्षिप्त रूप को ही पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसी ने किया? 1935 में एजी टॉसले के द्वारा किया गया। तो पारितंत्र में क्या क्या शामिल होते हैं? जीवधारी पौधे, जानवर, अणुजीवी शामिल होते हैं और ये अजैविक पर्यावरण के साथ जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। पारितंत्र के 3 घटक होते हैं। 3 घटक कौन कौन से? पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, खाद्य चक्र या खाद्य जाल और जैव भूरसायन चक्र। तो इन तीनों को हमने विस्तार से देखा था। तो जो विस्तार से हमने देखा था उसको भी आपको एक और बता दूं। सबसे पहले हमने देखा था पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे था? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है धरातल को, धरातल की ऊर्जा का प्रयोग पेड़ पौधे करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और पेड़ पौधों को भोजन के रूप में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी प्रयोग करते हैं। इन तीनों के मृत शरीर को अपघटन कर देते हैं जिससे ऊर्जा पैदा होती है और ऊर्जा मृदा में मिल जाती है। तो अपघटकों द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हुई है पुनः कहाँ पहुँच गई? मृदा में पहुँच गई। इस प्रकार से पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो ऊर्जा जो एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाती है उसे हम पोषण स्तर कहते हैं। और पारितंत्र का वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? आवास के आधार पर करते हैं। फिर हमने बात की थी जैव भूरसायन चक्र की। तो जैव भूरसायन चक्र में आपको क्या ध्यान रखना? अजैविक पदार्थों का संचलन और परिचालन ही जैव भूरसायन चक्र है। अजैविक पदार्थों का संचलन परिचालन 2 प्रकार से होता है, एक तो सामूहिक चक्रण, दूसरा व्यक्तिगत चक्रण। व्यक्तिगत चक्रण में मैंने आपको जल चक्र को समझाया, कार्बन चक्र को समझाया, ऑक्सीजन चक्र को समझाया। तो जल चक्र किससे चलता है? सौर ऊर्जा से चलता है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हुई महासागरों का पानी बाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाके बादलों का निर्माण होता है, बादलों के निर्माण से बारिश होती है, बारिशों से पुनः पानी धरातल पर आता है और यह पानी दोबारा से कहाँ चला जाएगा? महासागरों में चला जाता है। फिर हमने ऑक्सीजन चक्र को देखा, वायुमंडल से ऑक्सीजन को हमने श्वसन के द्वारा ग्रहण किया, CO2 छोड़ी, CO2 को पेड़ पौधों ने ग्रहण किया और अपना भोजन बना करके पुनः O2 का उत्पादन कर दिया और O2 कहाँ चली गई? वायुमंडल में चली गई। तो इस प्रकार से जैव भूरसायन चक्र चलता है। फिर तीसरा हमने घटक देखा था खाद्य श्रृंखला चक्र। खाद्य श्रृंखला में हमने बताया था जीव 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी वो जीव होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनकी हमने 3 श्रेणी बताई परपोषी की, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो फिर हमने खाद्य श्रृंखला चक्र बनाया। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हुई मृदा जल को, यहाँ से पौधे बने, पौधों का भक्षण किया शाकाहारियों ने, शाकाहारियों का भक्षण किया मांसाहारियों ने, इन दोनों का भक्षण करते हैं सर्वाहारी। जब इनकी मृत्यु होती है फिर मृत जो पेड़ पौधे होते हैं इनका अपघटक अपघटन कर देते हैं, अपघटन से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा पुनः मृदा में चली जाती है। जो सरल खाद्य श्रृंखला है, सरल खाद्य श्रृंखला किसके रूप में बनती है? पिरामिड के रूप में बनती है। उसको हम या तो खाद्य पिरामिड कह दीजिए या फिर संख्याओं का पिरामिड कह दीजिए। उच्च स्तर पर जब आप जाएंगे तो जीवों की संख्या कम होती चली जाती है और उच्च स्तर पर जीवों की संख्या अपने से निम्न स्तर पर भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसके बाद हमने बताया था पारितंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र 2 प्रकार का होता है, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र जो कि पृथ्वी के 29% भाग पर विस्तृत है और जिसमें सबसे ज़्यादा जीव रहते हैं और यहाँ पाए जाने वाले जीव जलीय पारितंत्र की तुलना में ज़्यादा सहिष्णु होते हैं। इसको 3 उपभागों में बांटा जा सकता है, उच्च भूमि या पर्वतीय परितंत्र, निम्न भूमि और मरुस्थलीय परितंत्र। निम्न भूमि में सर्वाधिक जीवन पाया जाता है जबकि मरुस्थलीय परितंत्र में
सबसे कम जीवन पाया जाता है। दूसरा पारितंत्र का प्रकार था जलीय परितंत्र, जो कि हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर विस्तृत है। इसको भी 3 उपविभागों में बांटा जा सकता है, जलीय, ज्वार नदीय मुख और समुद्री। इन तीनों में से ज्वार नदी मुख में सर्वाधिक जीव जंतु पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जैव मंडल टॉपिक को देखा। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, आपको जैव मंडल में केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने को तो आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपको अपने सिलेबस को भी ध्यान रखना होगा। आपके सिलेबस में पहले ही मेंशन किया हुआ है, जो आपके क्वेश्चंस का कठिनाई स्तर रहेगा वह कठिनाई स्तर रहने वाला है 8वीं तक का, और उसका कठिनाई स्तर जो सिलेबस है वो 8वीं तक का, और कठिनाई स्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास तक का रहने वाला है। उसमें आपको जैव मंडल को केवल इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम पर्यावरणीय, हमारी पृथ्वी की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनको लेकर के बात करेंगे, और जो हमारे जैव मंडल का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। तो जैव मंडल के हिस्से में जैसे हम बात करें, तो अब क्या चीज़ बची हुई है भाई? अब जैसे जैव मंडल में बचा हुआ है भूमंडलीय जलवायविक परिवर्तन। भूमंडलीय जलवायविक परिवर्तन। अब ये जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन यानी कि जलवायु में परिवर्तन में कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर काम करेंगे? जैसे अपना हरित गृह प्रभाव हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, भूमंडलीय तापन हो गया, अम्लीय वर्षा हो गई, प्रदूषण हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम किस टॉपिक के अंदर समाहित हैं? ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर पर्यावरणीय समस्याओं में समाहित हैं। अब चूंकि हमें पर्यावरणीय समस्याएं भी पढ़ना है, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अतः हमारा जैव मंडल टॉपिक पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखें। अभी जैसा कि आपको पता है 25 अप्रैल ही एग्ज़ाम की डेट फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद साथियों।